नमस्कार, आज है 12 अक्टूबर और दिन बुधवार। वक्त हो चला है जी बिजनेस की बहुत ही खास पेशकश इंडिया 360 का। मैं हूं दीपक डोभाल। दिन भर की तमाम अहम खबरों का 360 डिग्री एनालिसिस करेंगे, लेकिन सबसे पहले वो खबरें जो बनी हैं आज की सुर्खियां। महंगाई ने बढ़ाई चिंता। अगस्त के मुकाबले सितंबर में खुदरा महंगाई दर 7% से बढ़कर 7.41% पर पहुंची। खाद्य महंगाई दर 8.5% के पार। इंडिया 360 पे करेंगे विश्लेषण। आखिर क्यों बढ़ रही है महंगाई और क्या आने वाले दिनों में और भी महंगा होगा खाना पीना। देश की औद्योगिक विकास की रफ्तार अगस्त में हुई धीमी। अगस्त में आईआईपी 18 महीने के निचले स्तर पर, साल दर साल के आधार पर 13% से घटकर -0.8% पर पहुंची। 3 दिनों की गिरावट के बाद उछला बाजार। निफ्टी 140 अंक उछलकर 17,100 के पार हुआ बंद। सेंसेक्स 500 अंक चढ़ा। पीएसयू, एफएमसीजी और रियल्टी शेयरों में तेजी ज्यादा। एनएमडीसी के नागरनार स्टील प्लांट के डीमर्जर को कॉर्पोरेट अफेयर्स मंत्रालय से मिली मंजूरी। जी बिजनेस की खबर पर एक बार फिर मुहर। रेलवे के करीब 11 लाख कर्मचारियों को मिलेगा 78 दिनों का बोनस। कैबिनेट का बड़ा फैसला। तेल कंपनियों को 22,000 करोड़ की मदद करेगी सरकार। दो साल का व्यू से लेकर चले दानिश जी, तो 40% रिटर्न यहाँ से बन सकता है। रेडी रहना चाहिए, मौका आएगा छक्का लगाने का। जो ऑनलाइन ब्रोकर्स है वहां बड़ा गेम है। और हमारी खास पेशकश ये दिवाली दमदार डिमांड वाली में विक्रम कोटक ने कहा अगले 2 साल में 40% रिटर्न देगा निफ्टी। आशीष सोमैया ने गिरावट को बताया निवेश का बेहतरीन मौका। बसंत माहेश्वरी को मिड कैप आईटी और ब्रोकिंग शेयरों पर भरोसा। तो ये थी हेडलाइंस। अब जरा सुबह से शाम तक की पूरी कहानी दिखाते हैं सिलसिलेवार तरीके से पूरे दिन का अपडेट। और आज सुबह सुबह पंजाब की आम आदमी पार्टी सरकार को पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा। हाईकोर्ट ने दिल्ली के बीजेपी नेता तेजिंदर बग्गा और आप के पूर्व नेता कुमार विश्वास के खिलाफ दर्ज एफआईआर रद्द कर दी। बग्गा मामले में कोर्ट ने कहा कि ये ट्वीट पंजाब में आकर नहीं किए गए, वहीं उनके ट्वीट भड़काऊ नहीं है। राजनीतिक लोग जिस तरह एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी करते हैं, इससे कोई उन्माद नहीं फैलता। हाईकोर्ट के फैसले के बाद कुमार विश्वास ने पंजाब के सीएम भगवंत मान को संबोधित करते हुए ट्वीट किया कि पंजाब के लोगों के टैक्स के पैसों और उनकी पुलिस का अपमान मत करो। बग्गा ने इसे सीएम अरविंद केजरीवाल के चेहरे पर तमाचा भी बताया। वहीं पड़ोसी राज्य हरियाणा में राज्य सरकार ने मेड इन फार्मा के कफ सिरप के उत्पादन पर रोक लगा दी है। गांबिया में 66 बच्चों की मौत के बाद डब्ल्यूएचओ ने मेड इन फार्मा के 3 कफ सिरप के खिलाफ अलर्ट जारी किया था। केंद्र और हरियाणा के ड्रग रेगुलेटर्स की संयुक्त निरीक्षण के बाद कंपनी में 12 खामियां मिली हैं। इन्हीं के आधार पर यह फैसला लिया गया है। साथ ही कंपनी को कारण बताओ नोटिस भी दिया गया है। 7 दिन में कंपनी को जवाब देना होगा। हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने कहा कि फार्मा कंपनी के सैंपल कोलकाता के सेंट्रल ड्रग लैब भेजे गए थे। अभी रिपोर्ट नहीं आई है, उसके बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। सुबह ही करीब 11 बजे गोवा से नेवी के मिग 29K को लेकर बड़ी खबर आई। नेवी का एक मिग 29K फाइटर प्लेन गोवा तट पर क्रैश हो गया। नेवी ने बताया कि मिग फाइटर रूटीन फ्लाइट के तहत समुद्र के ऊपर उड़ान भर रहा था। बेस पर लौटते समय इसमें तकनीकी खराबी आई। इसके बाद पायलट ने खुद को सुरक्षित इजेक्ट कर लिया। नेवी ने सर्च ऑपरेशन चलाकर पायलट को रेस्क्यू किया। उसकी हालत स्थिर बताई जा रही है। हादसे की जांच के लिए बोर्ड ऑफ इंक्वायरी बनाने का आदेश भी दिया गया है। इसी बीच गुजरात विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने कमर कस ली है। इसके लिए बीजेपी ने आज से गुजरात गौरव यात्रा शुरुआत कर दी है। इस यात्रा को बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। गुजरात गौरव यात्रा 10 दिन में 5,734 किलोमीटर की दूरी तय करेगी। इस दौरान यह यात्रा 144 विधानसभा क्षेत्रों से गुजरेगी। यह यात्रा 20 अक्टूबर तक चलेगी। वहीं मुंबई के पात्रा जॉल स्कैम में जेल में बंद शिवसेना सांसद संजय राउत ने 4 पन्नों की चिट्ठी अपनी मां को लिखी है। चिट्ठी में ईडी की रेड से लेकर सरकार गिराने तक का जिक्र किया गया है। राउत ने लिखा कि वीर शिवाजी दूसरों के घर में ही क्यों जन्म लें,
उन्होंने लिखा कि वो गुलामी की जिंदगी नहीं जी सकते थे, इसलिए जेल की जिंदगी स्वीकार की। ईडी ने 31 जुलाई को संजय राउत को अरेस्ट किया था, जिसके बाद से ही राउत जेल में हैं। उनकी जमानत याचिका पर 17 अक्टूबर को सुनवाई होगी। राउत को पीएमएलए एक्ट के तहत जांच एजेंसियों ने गिरफ्तार किया था। दूसरी तरफ कोलकाता के इकबालपुर इलाके में हुई हिंसा की जांच एसआईटी करेगी। कोलकाता हाईकोर्ट ने आज ये आदेश दिया है। हिंसा की जांच एनआईए से कराने के लिए हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई थी। कोर्ट ने कहा कि राज्य सरकार के अनुसार इलाके की स्थिति शांतिपूर्ण है, इसलिए केंद्रीय बल तैनात करने की जरूरत नहीं है। हालांकि सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने हिंसा के दौरान बम धमाकों को लेकर कड़ा रुख अपनाया। हाईकोर्ट ने ममता सरकार से पूछा कि क्या हिंसा के दौरान हुए बम विस्फोटों के बारे में केंद्र सरकार को सूचित किया गया था, क्योंकि एनआईए कानून के मुताबिक धमाकों की सूचना केंद्र सरकार को देने का अनिवार्य प्रावधान है। असम के धेमाजी जिले में बाढ़ से हालात गंभीर हो गए हैं। जिले के कई इलाके जलमग्न हो गए हैं। असम के आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के मुताबिक धेमाजी जिले में बाढ़ से 15,000 से ज्यादा लोग प्रभावित हैं। लाली नदी में बाढ़ के कारण एक नाव पलट गई, उसमें सवार 6 लोगों को बचा लिया गया। कई लोगों के घरों के आसपास 4 से 5 फीट तक गहरा पानी जमा है। और अब हमारी कवर स्टोरीज। महंगाई के मोर्चे पर सरकार को फिर झटका लगा है। सितंबर महीने में खुदरा महंगाई दर यानी कि सीपीआई में बढ़ोतरी देखने को मिली है, तो वहीं देश की औद्योगिक विकास की रफ्तार में भी लगातार गिरावट देखी जा रही है। सबसे पहले बात करते हैं सीपीआई यानी खुदरा महंगाई दर की। सितंबर महीने में सीपीआई अगस्त के 7% से बढ़कर 7.41% पर आ गई है। इस बार महंगाई जानकारों के अनुमान से ज्यादा रही है। एक्सपर्ट्स ने सितंबर में महंगाई के 7.32% रहने का अनुमान जाहिर किया था। महीने दर महीने आधार पर सितंबर में ग्रामीण महंगाई रूरल इन्फ्लेशन दर 7.15% से बढ़कर 7.56% पर आ गई है। शहरी महंगाई भी बढ़ी है। शहरी महंगाई दर 6.72% से बढ़कर 7.27% पर आ गई है। और इस दौरान कोर सीपीआई इन्फ्लेशन 5.90% से बढ़कर 6.1% पर पहुंच गई है। सीपीआई की दर में ये जो बढ़ोतरी देखी जा रही है, इसकी वजह रही खाने पीने की चीजों के बढ़े हुए दाम। जहां अगस्त में खाने पीने की चीजों की महंगाई 7.62% पर थी, वो सितंबर में 8.6% पर पहुंच गई। सब्जियों की महंगाई ने भी काफी ज्यादा उछाल देखने को मिला। अगस्त में सब्जियों की महंगाई 13.23% पर थी, लेकिन सितंबर में सोचिए ये बढ़कर 18% के पार हो गई, 18.05%। इसी तरह दालों की रिटेल महंगाई 2.5% से बढ़कर 3.05% पर पहुंच गई है। हालांकि ईंधन और बिजली की महंगाई में थोड़ी कमी देखने को मिली। ईंधन और बिजली की महंगाई 10.78% से थोड़ा घटकर 10.39% पर आई है। वहीं हाउसिंग की रिटेल महंगाई दर 4.06% से बढ़कर 4.75% पर पहुंच गई। इसके अलावा सितंबर में कपड़ा, जूता, चप्पल, ये जो रिटेल महंगाई है इनकी 9.91% से बढ़कर 10.17% पर पहुंच चुकी है। महंगाई के आंकड़े लगातार आरबीआई के 6% के निर्धारित लक्ष्य से ऊपर हैं। एक्सपर्ट्स का यह कहना है कि बढ़ती महंगाई के लिए यूक्रेन पर रूस के हमले की वजह से बाधित हुई सप्लाई चेन ही है। देश में बारिश की बेहतर स्थिति न होने की वजह से भी महंगाई बढ़ी है। इसके अलावा डॉलर के मुकाबले में रुपए में लगातार जो कमजोरी है, गिरावट है, उससे भी कीमतों पर काबू पाना मुश्किल होता जा रहा है। सरकार ने कीमतों पर काबू पाने के लिए एक्सपोर्ट पर रोक लगाने जैसे उपाय किए, लेकिन इसके बावजूद इस साल खुदरा कीमतें लगातार आरबीआई की निर्धारित सीमा से ऊपर ही बनी हुई हैं। कीमतों की मौजूदा स्थिति से रिजर्व बैंक पर ब्याज दरों में बढ़ोतरी का दबाव बरकरार रहेगा। एक्सपर्ट्स का कहना है कि रुपया जितना कमजोर होगा, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में तेजी का रुख उतना ही और मजबूत होगा और होता जाएगा। आने वाले दिनों में भी महंगाई से राहत मिलने की उम्मीद नहीं है। रेटिंग एजेंसी S&P ग्लोबल के मुताबिक अगले साल मार्च तक महंगाई से कुछ राहत मिल पाएगी, उसके बाद ही, लेकिन उससे पहले राहत मिलना मुश्किल है।
एक तरफ सीपीआई के मोर्चे पर झटका लगा है तो दूसरी तरफ देश की औद्योगिक विकास की रफ्तार अगस्त में धीमी हो गई। अगस्त महीने में इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन यानी कि आईआईपी 18 महीने के निचले स्तर पर आ गया, नेगेटिव में चला गया। अगस्त में आईआईपी ग्रोथ रेट -0.8% चला गया, जबकि जुलाई में ये 2.2% पर रहा था। जबकि एक साल पहले ये समान महीने में औद्योगिक उत्पादन 13% की दर से बढ़ा था। इस साल मई महीने में इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन का आंकड़ा 19.6% पर जा पहुंचा था, लेकिन उसके बाद से लगातार इसमें गिरावट है और अब तो ये नेगेटिव जा चुका है। हालांकि माना यह जा रहा है कि लो बेस इफेक्ट के चलते भी यह आंकड़ा इस तरह का दिख रहा है। बता दें कि आईआईपी के जरिए देश के औद्योगिक विकास की गति को नापा जाता है, जिससे पता लगाया जा सकता है कि देश में औद्योगिक विकास की रफ्तार किस गति से आगे बढ़ रही है। आइए तो अब थोड़ा चिंताजनक आंकड़े आए हैं आज इन्फ्लेशन के, लेकिन इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ बहुत खास मेहमान ऑयस्टर कैपिटल के फाउंडर एंड सीईओ अतुल जोशी जी जुड़ चुके हैं। अतुल सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सर, पहला तो त्वरित रिएक्शन, रिजर्व बैंक तमाम कोशिशें कर चुका है, उसके बावजूद महंगाई के ये आंकड़े, कारण? बेसिकली हमारा महंगाई है वो सप्लाई साइड की वजह से बढ़ रहा है, ना कि इंटरेस्ट रेट। मतलब आप इंटरेस्ट रेट 20% भी कर दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अगर हम देखें कि इसमें क्या चीज बढ़ रही है, तो खास करके जो वेजिटेबल्स है उसका जो इन्फ्लेशन है वो काफी ऊपर आया है। और उसका कारण है जो मौसम में बदलाव आया, कि जबकि हमारे वेजिटेबल्स तैयार होके मार्केट में जाने को थे या खेत में उनकी पैदाइश को बाहर निकालना था, तब जाके बारिश हुई और काफी सारा नुकसान हुआ फार्म लेवल पे, और उसकी वजह से हमारी सप्लाई कम हो गई। साथ ही साथ हमारे जो फेस्टिवल्स थे उसकी वजह से भी काफी डिमांड थोड़ा स्ट्रांग रहता है, चाहे वो फास्टिंग के लिए हो या, तो डिमांड भी थोड़ा स्ट्रांग था ही था, लेकिन ज्यादा नुकसान हुआ था कमौसमी बारिश के कारण। वहीं पे अगर हम देखें जो धान की चीजें हैं, खास करके वीट मतलब गेहूं और चावल, ये दोनों का प्रोडक्शन काफी कम रहा है। खास करके इसमें जो चावल है उसकी जो ये कल्टीवेशन कहते हैं वो काफी कम हुआ है। खास करके नॉर्थ ईस्ट के रीजन में, मान लीजिए ईस्टर्न यूपी, बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल और नॉर्थ ईस्ट इंडिया, उसमें काफी बेल्ट में बारिश कम हुई है और उसकी वजह से चावल की कल्टीवेशन कम हुई है। लेकिन मैं ज्यादा ध्यान दूंगा गेहूं की तरफ, क्योंकि गेहूं के आंकड़े अवेलेबल नहीं है। ठीक है, लेकिन जो फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का जो स्टॉक है वो लास्ट ईयर सितंबर के हिसाब से 50% कम है, 50% कंपेयर टू लास्ट ईयर कम है गेहूं का स्टॉक। तो थोड़ा दबाव अगले महीनों में चावल के ऊपर और गेहूं के ऊपर भी आता दिखाई देगा। पिछले 2-3 महीनों में, पिछले 2-3 हफ्तों में जो बारिश हुई है, खास करके गुजरात, महाराष्ट्र, वो कमौसमी बारिश के कारण हमको ऑयल सीड्स में भी थोड़ा, खास करके सिंग के उत्पादन के ऊपर थोड़ा दबाव दिखेगा। कॉटन का थोड़ा प्रोडक्शन खराब हो चुका है, तो कोई अच्छा समाचार नहीं दिख रहा है। सारे चिंताजनक विषय है, खास करके एग्रीकल्चर को रिलेटेड। बिल्कुल सर, बट सर, मैं आपने स्टेटमेंट की शुरुआत में जो कहा कि आप रेट हाइक्स कितना मर्जी कर दीजिए, 20% तक चला जाए कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो रिजर्व बैंक अगर दरें नहीं बढ़ा रहा होता और साथ ही साथ पेट्रोल डीजल के दाम अगर बढ़ाए गए होते जो कि स्थिर हैं कई महीनों से, तो आंकड़े कुछ और नहीं होते, फिर भी यही होते। ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, मेरे हिसाब से ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हम अमेरिका नहीं है। अमेरिका की चीज अलग है, वहां की थियरी अलग है। अमेरिका अगर ब्याज दर बढ़ा देता है तो बाय एंड लार्ज जो अमेरिका की जो पॉपुलेशन है, सबकी कुछ ना कुछ तो लोन वहां पर है। तो जैसे ही ब्याज दर बढ़ती है उनकी स्पेंडिंग कैपेसिटी कम हो जाती है। दूसरी चीज, ब्याज दर बढ़ने से यूएस डॉलर अप्रिशिएट हो जाता है, तो उनको इंपोर्ट सस्ता पड़ जाता है। वो चाहे खाने पीने की चीजें वो इंपोर्ट करते हैं, ऑयल इंपोर्ट करते हैं, सारी चीजें जो वो इंपोर्ट करते हैं वो सडनली सस्ती हो जाती है। तो ये जो चीज है कि हम इंटरेस्ट रेट बढ़ाने से कंट्रोल में आ जाता है सीपीआई इन्फ्लेशन, ये वहां के लिए 100% करेक्ट है। लेकिन इंडिया के लिए हम तो मतलब 80% हम डोमेस्टिक प्रोडक्शन और डोमेस्टिक कंजम्पशन है, एग्रीकल्चर को कुछ लेना देना नहीं है इंटरेस्ट रेट के साथ, तो हमारी एकदम परिस्थिति अलग है। तो फिर क्या करें, क्या किया जाए, क्या ऑप्शंस हैं? अभी जो है वो आरबीआई को एक
अगर हम देखें जो लास्ट पॉलिसी आरबीआई ने कही थी, वो उसमें उन्होंने ग्रोथ के लिए फिर से एक शब्द डाला है कि वो ग्रोथ की तरफ भी देखेंगे। उसके पहले अप्रैल से लेके अगस्त तक जितनी भी पॉलिसी के स्टेटमेंट है उसमें ग्रोथ नाम का शब्द ही नहीं था आरबीआई की पॉलिसी में। उनका पूरा फोकस इन्फ्लेशन के ऊपर था। तो उनको भी पता है कि धीरे धीरे करके इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन नीचे आ जाएगा, जीडीपी नीचे आ जाएगा। तो अभी उनको जो कॉल लेना है वो है रूपी स्टेबलाइजेशन के ऊपर। इंटरेस्ट रेट काफी बढ़ चुके हैं, इसकी इफेक्ट इन्फ्लेशन के ऊपर ना के बराबर ही रही है। तो सबसे पहली चीज करेंसी स्टेबलाइजेशन करना है। दूसरा, क्रेडिट ग्रोथ जो है वो अच्छा खासा रहा है, उसको कैसे बूस्ट करे। और तीसरी चीज जो है वो है स्टेबिलिटी। सप्लाई साइड गवर्नमेंट के साथ काम करके सप्लाई साइड को कैसे स्मूथ करना है, ये उनका फोकस होना चाहिए, ना कि इंटरेस्ट रेट बढ़ाई जाए। इंटरेस्ट रेट जितने बढ़ेंगे उतनी ही मेरे हिसाब से जो जीडीपी की ग्रोथ है वो कम आ जाएगी। जो मेरा अनुमान है 6.8% से लेके 6.5% के बीच में मार्च तक ये आंकड़ा आ जाएगा जीडीपी ग्रोथ का। बट आपने कहा करेंसी स्टेबलाइजेशन, पर करेंसी स्टेबलाइजेशन के लिए भी हमारे पास क्या उपाय बचता है? आपने डॉलर के डॉलर झोंक दिए, बिलियंस ऑफ डॉलर आपने झोंक दिए, फॉरेक्स पर आपका दबाव आ रहा है, तो उस मोर्चे पर फिर कैसे स्टेबलाइज करेंगे? बेसिकली अगर हम अगेन आरबीआई का ही स्टेटमेंट देखें तो जो हमको दिख रहा है कि लगभग $100 बिलियन कम हो चुकी है हमारी रिजर्व्स। उसमें से 70%, आई मीन टू बी प्रिसाइज 67% जो है वो तो डिवैल्यूएशन है, वो एक्चुअल आउटफ्लो नहीं है। जैसे कि हम यूएस ट्रेजरी आरबीआई ने इन्वेस्ट किए लगभग $130 बिलियन, तो उसके ऊपर मार्क टू मार्केट जो लॉस है उसकी वजह से हमारी रिजर्व कम हो गई। तो ऐसा नहीं है कि आरबीआई ने वो मार्केट में पैसा झोंका है, वैसा नहीं हुआ है। ये मार्क टू मार्केट, तो 70% वो है वो बुक एंट्री के हिसाब से रिजर्व्स कम हुई है। तो आरबीआई की जो इंटरवेंशन है काफी कैलिब्रेटेड है और मैं उनको एक्चुअली धन्यवाद दूंगा कि काफी अच्छा काम किया है आरबीआई ने एज फार एज करेंसी स्टेबलाइजेशन इज कंसर्न। तो जो आंकड़े दिखते हैं, बड़ा सा आंकड़ा कि $100 बिलियन आरबीआई की रिजर्व्स कम हो गई, वो कम नहीं हुई है, वो बुक एंट्री के हिसाब से मार्क टू मार्केट लॉस है। अच्छा, ठीक है सर। तो यानी कि अभी और स्कोप है पुश करने का और करेंसी स्टेबलाइजेशन के। हाँ। दूसरी एक चीज मैं बताऊं, हाँ। कि मान लीजिए कि मैं एक फॉरेन इन्वेस्टर हूं, तो अगर मैं जब इन्वेस्ट करता हूं इंडिया में, तो इंडिया में मैं इसके लिए इन्वेस्ट करता हूं क्योंकि मुझे यील्ड ज्यादा मिलती है। मुझे अमेरिका में 4%, 4.25% की यील्ड मिलती है, यहाँ पर मुझे 8% के आसपास यील्ड मिलती है। लेकिन अगर मेरी करेंसी डिप्रिशिएट हो रही है तो मिलजुल के मुझे वही 4, 4.5%, 5% मिलेंगे। जबकि अगर मेरी करेंसी अप्रिशिएट हो रही है तो वो 8%, 10%, 12%, 13% होगा। तो एफआईआईज ज्यादा आएंगी डेट मार्केट में। अच्छा, ये काउंटर इंट्यूटिव चीज है, लेकिन ये हकीकत है कि जैसे ही हमारी करेंसी अप्रिशिएट होती है, एफआईआई का इंटरेस्ट, खास करके डेट फंड्स का इंटरेस्ट बढ़ना चाहिए, क्योंकि उनको हाई यील्ड मिल रही है प्लस करेंसी का अप्रिसिएशन मिल रहा है। ये इंटरेस्टिंग बात आपने बताई। बट सर, अब हमारे सामने स्थिति ये है, और रिजर्व बैंक गवर्नर ने बहुत पहले भी कह भी दिया था, एक तरह से उन्होंने प्रेडिक्ट कर दिया था आज जो स्थिति आज है। उन्होंने कहा था कि एक तो मॉनसून लेट हुआ है और जाते जाते जिस तरह से वो फसल खराब करके जा रहा है ये प्रॉब्लमैटिक होगा, और उसकी परिणति हमने देख ली। अब बारिश के बाद आमतौर पर दाम स्थिर हो जाते थे सब्जियों के, लेकिन आसमान पे है, गोभी देखिए 120 130 पहुंच गई है। अब आगे क्या होगा? आरबीआई के पास कोई है स्कोप, या आप तो कह रहे हैं कि इंटरेस्ट रेट बढ़ाने से कोई फायदा होगा नहीं, लेकिन फिर भी दबाव होगा क्या ये इस तरह के सर्जरीज करने का? मेरे ख्याल से आरबीआई को फील गुड फैक्टर के लिए 50 बेसिस पॉइंट का इंक्रीज दिसंबर में मेरे ख्याल से कर ही देगी। आरबीआई के पास भी वैसे देखे तो काफी प्रेशर रहता है, पीयर प्रेशर रहता है, गवर्नमेंट का प्रेशर रहता है। तो 50 बेसिस पॉइंट्स है तो उसको इंटरेस्ट रेट बढ़ाने ही पड़ेंगे। मेरे ख्याल से कोई रिलीफ नहीं है इन्फ्लेशन के आंकड़ों में। और अगर हम आरबीआई का खुद का अनुमान भी देखें तो सितंबर तक उनको ये अनुमान था ही था कि इन्फ्लेशन बढ़ते जाएगा। अब जो अक्टूबर और नवंबर की परिस्थिति है, थोड़ी शायद रिलीफ मिले, क्योंकि 2-3 चीजें हैं कि ऑयल की प्राइसेस थोड़ी कंट्रोल में आ गई थी, अभी फिर से उन्होंने प्रोडक्शन कट किया तो फिर से थोड़ा स्पाइक आया है। लेकिन आरबीआई ने अपना जो ऑयल बास्केट है उसमें $4 की उन्होंने कमी की है। तो थोड़ा बहुत मान लीजिए कि 7% के आसपास ही रहेगा। ऐसा नहीं है कि वो 6% आ जाएगा या 5.5% आ जाएगा, ऐसा कुछ अगले 2-3 महीनों में नहीं होने वाला। रिलीफ नहीं दिख रही मुझे, लेकिन आरबीआई डेफिनेटली इंटरेस्ट रेट बढ़ाएगा।
और शायद 50 बेसिस पॉइंट से ही बढ़ाएगा दिसंबर में। बट आप कह रहे हो वो फील गुड के लिए बढ़ाएगा, उसका कोई बहुत ज्यादा असर दिखेगा नहीं? कोई मायने नहीं है, कोई मायने नहीं है। ठीक है, बिल्कुल संक्षेप में आखिरी, कब तक उम्मीद करें सर कि हम और आप बैठ के इन्फ्लेशन पर चिंता न जता रहे हो? जून नेक्स्ट ईयर। ऑलराइट सर, मुझे लगता है कि इंटरनेशनल जो एजेंसीज हैं और थिंक टैंक्स हैं वो भी इसी के आसपास का प्रेडिक्शन दे रहे हैं। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने वक्त निकाला। अतुल जोशी सर, हमारे दर्शकों के लिए विश्लेषण दिया आपने, थैंक यू सो मच। आइए आगे बढ़े, कुछ और खबरों का रुख करें। अब मार्केट का अपडेट ले लें। 3 दिन की गिरावट के बाद बाजार ने आज खुद को संभाला। सेंसेक्स 478 अंक चढ़कर 57,625 के स्तर पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी 140 अंक चढ़कर 17,123 पर बंद हुआ। मजबूत ग्लोबल संकेतों के चलते आज बाजार की शुरुआत हरे निशान में हुई। दिन के दौरान बाजार फिसला और 17,000 के नीचे भी गया, लेकिन यह कमजोरी थोड़ी देर के लिए ही रही। दोपहर के करीब बाजार ने करवट बदली और अच्छी मजबूती के साथ बंद हुआ। आज मिड कैप और स्मॉल कैप में भी खरीदारी हुई। और मार्केट पर और ज्यादा डिटेल से जानकारी दे रही हैं पूरे एक्शन के बारे में हमारी सहयोगी नुपुर। बिल्कुल, 3 दिन की गिरावट के बाद आज बाजार हरे निशान में बंद होते नजर आए। दिन के दौरान हमने देखा कि बाजार में थोड़ी सी बिकवाली आती दिखी थी, लेकिन बाय ऑन डिप्स की स्ट्रैटेजी पे वहां से बाजार में एक शार्प रिकवरी दिखी और दिन के अंत पे करीबन डेज हाई पर आज 17,130 के आसपास निफ्टी बंद होता नजर आया। निफ्टी 500 और बैंक निफ्टी और स्मॉल कैप मिड कैप हर तरफ आज जो था वहाँ पे खरीदारी ही दिखी। टॉप गेनर्स की बात करें तो पावर ग्रिड, कोल इंडिया, एक्सिस बैंक, बजाज ऑटो जैसे स्टॉक्स हैं, जहाँ पर जो आज निफ्टी के टॉप गेनर है। करीबन 3 से 3.5% की बढ़त इन स्टॉक्स में आज नजर आई। लूजर्स की बात करें तो लिस्ट काफ़ी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि एशियन पेंट, डॉक्टर रेड्डीज, भारती एयरटेल, टाइटन जैसे स्टॉक्स हैं जहाँ पर आज थोड़ी सी बिकवाली नजर आई। स्टॉक्स इन फोकस की लिस्ट भी आज काफ़ी लंबी थी और काफ़ी इंटरेस्टिंग भी थी, क्योंकि करीबन 10% से 15% के मूव्स आज स्टॉक्स में आते दिखे। किर्लोस्कर फॉर एग्जांपल ऑयल इंजन आज 10.5% की बढ़त के बाद ये स्टॉक बंद होता नजर आया। लाओ पारा में भी 8% की बढ़त देखी गई। गार्डन रिच शिपयार्ड देखे तो 8% से बढ़कर ये स्टॉक बंद हुआ। मेस्टा और डॉग में भी आज 6.5% की तेजी दिखी गई। टॉप गेनर्स अगर ब्रॉडर मार्केट में देखें तो मिड कैप हो या स्मॉल कैप, आज हर तरफ हरे निशान के साथ ये सारे के सारे इंडेक्सेस बंद होते नजर आए थे। और गेनर्स की लिस्ट भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि रेमंड जैसे स्टॉक में आज 15% का उछाल आता दिखा। JBM ऑटो 12% से आज ऊपर था। ZF कमर्शियल व्हीकल जो पहले वेबको था, इंटरेस्टिंग मूव है इस स्टॉक पे। 5% के उछाल के साथ ये स्टॉक आज बंद होता नजर आया। IDFC में भी आज 5% की बढ़त देखी गई। लूजर्स की इंटरेस्टिंग लिस्ट है, क्योंकि एस्टर DM फॉर एग्जांपल 5% से नीचे गिरकर बंद होता नजर आया। ग्रीन पैनल राइड्स, ग्रेट ईस्टर्न जो शिपिंग है वहाँ भी आज 3.5% की गिरावट आती नजर आए। तो करीबन डेज हाई पे आज बाजार बंद होते नजर आए और काफ़ी अच्छा ट्रेडिंग सेशन रहा 3 दिन की बिकवाली के बाद। शुक्रिया अनुपुर इस तमाम जानकारी के लिए। और अब बात करते हैं ज़रा अमेरिकी बाजार की, वहाँ पर किस तरह का हाल दिख रहा है। तो आप देखिए फ्लैटिश शुरुआत आप कह सकते हैं अमेरिकी बाज़ारों की। डाउ जोन्स जो है वो लगभग 100 अंकों की तेज़ी के साथ 29,341 के स्तर पर फिलहाल कारोबार कर रहा है। वहीं हल्की फुल्की गिरावट जो है नैस्डैक में नज़र आ रही है 10,423 के स्तर पर, और लगभग यही हाल S&P का भी 3,590 के स्तर पर फिलहाल कारोबार कर रहे हैं अमेरिकी बाजार। चलिए, तो ग्लोबल संकेतों से आज जो तेज़ी आई थी उसके बारे में आज पूरा एक्शन तो आपके सामने हमारी सहयोगी नुपुर ने रखा, लेकिन अब आगे क्या होगा इस पर सबकी नज़र है। बैंक निफ्टी जो आज 406 अंक चढ़कर बंद हुआ है। रियल्टी, मेटल, IT और FMCG शेयर चढ़े हैं। ये कब तक जारी रहेगा? ख़ासतौर से बैंक निफ्टी की जो तेज़ी है वो कितनी टिकाऊ है और आगे क्या कुछ रुख रहेगा, इस पर अब सबकी नज़रें होंगी। और
इस पर बातचीत करने के लिए इस वक्त हमारे साथ सेठी फिनमार्ट के एमडी विकास सेठी साहब जुड़ चुके हैं। विकास जी स्वागत। सर बताएं आगे मार्केट की चाल कैसे रहने वाली है? सेठी सर, आगे मार्केट की चाल कैसी रहेगी? नहीं बिल्कुल, देखिए जहाँ तक आज के बाजार का सवाल है, हम खुले जरूर कमजोर थे, बट ड्यूरिंग द डे बहुत अच्छी रिकवरी बाजार में देखने को मिली। और अभी जब यूएस में भी थोड़ी सैनिटी है या स्टेबल है बाजार, तो मुझे लगता है इंटरनेशनल क्यूज अगर ठीक रहेंगे तो हमारे बाजार भी अच्छी रहने चाहिए। वैसे भी बाजारों ने काफी अच्छी रेजिलियंस दिखाई है और मुझे लगता है इंडिया इज ट्रूली इन अ स्वीट स्पॉट। तो मुझे लगता है कंपेयर टू अदर मार्केट्स इंडिया वुड कंटिन्यू टू डू वेल। और अगर इंटरनेशनल क्यूज अच्छे रहते हैं तो डेफिनेटली बाजार में एक अच्छी तेजी का माहौल रहना चाहिए। यहाँ से आई एम एक्सपेक्टिंग अ वेरी गुड दिवाली दिस ईयर। शुक्रिया सर इस तमाम जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हैं और कुछ और खबरों का रुख, और आज की एक दिलचस्प स्टोरी आपके सामने लेकर आते हैं जो शायद आपने सुनी भी होगी और महसूस भी की होगी। क्या आज आपको भी लगा कि फेसबुक फॉलोअर्स आपके जो हैं वो घट रहे हैं? अगर हाँ तो शायद आप अकेले नहीं थे। खुद फेसबुक की पेरेंट कंपनी मेटा के फाउंडर मार्क जकरबर्ग के फॉलोअर्स भी घट गए, और एक दो नहीं करोड़ों में घट गए, सिर्फ 10,000 रह गए थे। सबके फॉलोअर्स वापस दिखने लगे थे। हालांकि आखिर फेसबुक पर क्यों और किस वजह से लोगों के फॉलोअर्स घटे, जानिए इस रिपोर्ट में। आज फेसबुक ट्विटर पर ट्रेंड कर रहा था और इसकी वजह बनी फेसबुक में आई एक अनोखी दिक्कत। फेसबुक पर जिस किसी के पर्सनल प्रोफाइल पर लाखों करोड़ों फॉलोअर्स थे, वे घटकर 10,000 से नीचे आ गए। खुद फेसबुक के फाउंडर मार्क जकरबर्ग के 11 करोड़ से ज्यादा फॉलोअर्स हैं, लेकिन वो घटकर महज 9,992 हो गए। तमाम यूजर्स फॉलोअर्स घटने को लेकर शिकायत कर रहे थे। हालांकि कुछ ही देर में ये दिक्कत दूर कर ली गई। कुछ रिपोर्ट्स की माने तो ये एक बग की वजह से हुआ। मार्क जकरबर्ग के न सिर्फ फॉलोअर्स गायब हुए बल्कि उनका प्रोफाइल पेज भी नहीं दिख रहा था। ये दिक्कत करीब 12 बजे से 2 बजे के बीच दिख रही थी, लेकिन शाम आते आते ये प्रॉब्लम ठीक हो गई थी। फेसबुक पर ग्लिच आने की ये पहली घटना नहीं है। कल ही फेसबुक की पेरेंट कंपनी मेटा ने डाटा चोरी को लेकर अलर्ट भी जारी किया था। इसमें कंपनी ने बताया था कि 10 लाख फेसबुक यूजर्स के लॉगिन क्रेडेंशियल चोरी हुए हैं। मेटा ने बताया कि एंड्रॉयड और iOS के कई ऐप्स ने लॉगिन क्रेडेंशियल चोरी कर उनका मिसयूज किया है। मेटा के मुताबिक 400 से ज्यादा ऐप्स ने डाटा चोरी किया है। इनमें से ज्यादातर ऐप्स गूगल और एप्पल के प्ले स्टोर से डाउनलोड किए गए हैं। मेटा ने बताया कि इन ऐप्स को यूज करने वाले यूजर्स के फेसबुक क्रेडेंशियल चोरी हो रहे हैं और उनका इस्तेमाल गलत कामों में हो रहा था। मेटा ने गूगल और एप्पल को भी इन ऐप्स की जानकारी दी थी। गड़बड़ी की इंफॉर्मेशन मिलते ही गूगल और एप्पल ने अपने प्लेटफॉर्म से इन ऐप्स को हटाने का दावा किया है। मेटा ने डाटा चोरी का खुलासा करते हुए यूजर्स को अलर्ट रहने की हिदायत दी थी। और अब फेसबुक फॉलोअर्स गायब होने के बाद लोग पूछ रहे हैं कि फेसबुक में कुछ गड़बड़ तो नहीं चल रहा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। त्योहारों का सीजन चल रहा है और बाकी सेक्टर की तरह रियल एस्टेट सेक्टर में भी जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है। इसी के चलते एमएमआर रीजन की रियल एस्टेट की जानी मानी नोडल अथॉरिटी क्रेडाई MCHI एक एक्सपो शुरू करने जा रही है। ग्राहकों को एक ही जगह पर कई तरह के ऑफर देने वाला ये एक्सपो 13 अक्टूबर से शुरू होने वाला है। क्या रहेगी इसकी खासियत, ये बताया खुद एक्सपो के चेयरपर्सन निकुंज संघवी ने। त्योहार का सीजन चल रहा है और इस समय रियल एस्टेट में भी बूम आ चुका है। बहुत सारे लोग हैं जो नए नए प्रोजेक्ट्स देखना चाहते हैं, खरीदना चाहते हैं। इसी को लेकर हमारे साथ वीना डेवलपर्स के निकुंज संघवी जी हैं। इनसे बात करते हैं और पूछते हैं कि किस तरह का इस फेस्टिवल में किस तरह का चला। सर सबसे पहले ये बताइए कि जो फेस्टिवल का चल रहा है, क्या तैयारियां हैं रियल एस्टेट की तरफ से और आपकी तरफ से क्या तैयारियां हैं? रियल एस्टेट में अभी माहौल इस तरीके का है कि जो ये माहौल फेस्टिव सीजन का चल रहा है उसमें लोगों को घर खरीदने की उत्सुकता बहुत है। जैसे लोगों को रोटी कपड़ा मकान चाहिए, रोटी और कपड़ा चाहिए, नेसेसिटी है, वो लोग बड़े और अच्छे घर की अहमियत समझ चुके हैं। तो जिस हिसाब से अभी माहौल चल रहा है वहाँ पे आज मार्केट में कस्टमर्स बहुत सारे हैं
जिसको घर खरीदना है, हर एक इंडिविजुअल साइट्स पे वॉक इन भी बहुत सारे हैं। तो इस तरीके से ये हमें लगता है कि ये त्यौहार का उत्सव काफी अच्छा जाएगा और घर की खरीदी और बिक्री काफी अच्छी तरीके से होगी। सर, अभी क्रेडाई एमसी चाहे क्योंकि खासतौर से रियल एस्टेट को लेकर के लोग देखना चाहते हैं कि क्या चीज बन रही है, तो एक एक्सपो भी आने वाला है, तो क्या रहेगा एक्सपो और किस तरह के इसमें डेवलपर्स आएंगे और किस तरह की इसकी तैयारियां हैं? ये महीने की 13, 14, 15 और 16 तारीख को क्रेडाई MCHI ने एक एक्सपो ऑर्गेनाइज किया है, जहां पे 100 से अधिक डेवलपर्स ने पार्टिसिपेट किया है। 17 से ज्यादा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ने वहां पे शामिल है और एडिशनल एंसिलरी फैसिलिटीज भी हमने कस्टमर की सुविधा के लिए दी है, जैसे होम एक्सचेंज है, जैसे जैपकी है, जैसे होम कैपिटल है। तो ये सारी सुविधा है वहां पे उपलब्ध है। वहां पे हमने ई रजिस्ट्रेशन का भी हमने सुविधा रखी है। जो कस्टमर वहां पे बुक करता है और उनको रजिस्ट्रेशन करना है तो वहीं के वहीं वो रजिस्ट्रेशन कर सकता है अपना। तो इस तरीके से जो एक्सपो है, हम एक कोशिश कर रहे हैं कि हर एक कस्टमर होता है, उनको 20-25 साइट देखनी होती है अपने एक सिलेक्शन के लिए, तो उसको दर दर भटकना पड़ता है, समय निकालना पड़ता है, अपने काम में से व्यस्तता से निकल के उनको समय निकाल के ये सब देखना होता है और उसमें काफी लंबा समय लग जाता है। तो एज अ बॉडी और हमने क्या डिसाइड किया कि भाई सारे डेवलपर और सारे प्रोजेक्ट को हम एक साथ लेके आए 4 दिन के अंदर। तो जो होम बायर्स है, जिनको घर खरीदना है, उनको सारे ऑप्शंस एक ही जगह पे मिल सकते हैं। सर, जी बिजनेस से बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। देश के कई शहरों में 5G नेटवर्क लॉन्च हो गया है, लेकिन अभी भी कुछ मोबाइल फोन में 5G सर्विस को रोल आउट नहीं किया गया है। एप्पल और सैमसंग के कुछ स्मार्टफोन्स में 5G सर्विस नहीं चल रही है। इसी मुद्दे पर आज टेलीकॉम विभाग ने मोबाइल फोन बनाने वाली कंपनियों के साथ बैठक की है। क्या हुआ इस बैठक में, बताने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं जी मीडिया संवाददाता अमरीश पांडे। अमरीश, बताइए क्या बातचीत हुई है मोबाइल मेकर्स के साथ सरकार की? देखिए, सरकार ने मतलब प्रधानमंत्री ने 1 अक्टूबर को इसको लॉन्च किया था। उसके बाद ही एयरटेल ने लगभग 8 बड़े शहरों में इसके औपचारिक घोषणा भी कर दी थी कि उन्होंने सर्विस शुरू कर दी है। इसके साथ ही जियो ने भी 4 शहरों में इसकी शुरुआती घोषणा कर दी थी, जो कि बीटा के तौर पे था। लेकिन कई ग्राहकों ने इस तरह की शिकायत की कि हमारे हैंडसेट 5G इनेबल्ड है, लेकिन हमको सर्विसेज नहीं मिल पा रही है। जब कंपनीज ने चेक किया तो ये पता चला कि जो सॉफ्टवेयर है वो अपडेट नहीं हुआ है और उस सॉफ्टवेयर को डेवलप करने में थोड़ा समय लग सकता है। इसको लेकर ही आज सरकार ने तमाम जो इंडस्ट्री के स्टेक होल्डर्स हैं, मतलब चाहे वो मोबाइल मैन्युफैक्चरर्स हों, चाहे वो टेलीकॉम ऑपरेटर्स हों, इसके अलावा चिप ऑपरेटर्स हों, चिप मैन्युफैक्चरर्स हों, इसके अलावा सॉफ्टवेयर अपडेट करने वाले जो कंपनी थे, उन सबको बुलाकर आज बैठक की थी और उसमें कहा गया है कि क्योंकि सरकार चाहती है कि पूरे देश में 2023 तक कम से कम 200 जो बड़े शहर है वहां पर ये सर्विसेज शुरू हो जाए। इसके अलावा 2024 तक लगभग पूरे देश में 5G पूरी फोर्स के साथ ये इम्प्लीमेंट हो जाए। इसके लिए जरूरी है कि इस तरह के जो प्रोसेस है, इस तरह के जो सॉफ्टवेयर अपडेट है, उनको लिंगर न किया जाए। लिहाजा आप इसमें तेजी लाने की कोशिश करें। इसको ध्यान में रखते हुए आज जो जितने भी सॉफ्टवेयर कंपनी थी, इसके अलावा जो टेलीकॉम मोबाइल हैंडसेट मैन्युफैक्चरर्स थे, उन्होंने सरकार को और टेलीकॉम ऑपरेटर्स को ये आश्वस्त किया है कि नवंबर ऑनवर्ड्स हम ये सारा कुछ जो अपडेट है, जितने भी हैंडसेट हैं जो कि 5G केपेबल हैं, उनको अपडेट कर चुके होंगे और जितनी भी आप सर्विसेज आप लॉन्च करना चाहते हो आप कर सकते हैं। एक इसमें दिक्कत जरूर है क्योंकि एप्पल ने ये कहा है कि उनका जो प्रोसेस है वो थोड़ा डिले चल रहा है क्योंकि उनके पास ये सॉफ्टवेयर अपडेट करने का अभी बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है इंडिया में, इसलिए वो चाहते हैं कि थोड़ा उनको समय दिया जाए, जिसके लिए उन्होंने जितने भी उनके प्रोवाइडर्स हैं, जितने भी उनके पार्टनर्स हैं, उनको अपडेट कर दिया है। तो बाकी जो ऑपरेटर्स हैं, जो एंड्रॉइड फोन ऑपरेटर्स हैं, उन्होंने ये कहा है कि नवंबर तक हम आपको सर्विसेज दे देंगे, ये अपडेट हो जाएगा। लेकिन एप्पल के फोन जो यूजर्स हैं उनके लिए थोड़ा दिक्कत हो सकती है, उनको वेट करना पड़ सकता है दिसंबर तक का। जी, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए अमरीश। और आइए एक और महत्वपूर्ण खबर है। क्या आप भी ओला उबर की दादागिरी से परेशान हैं? क्या आपको भी लगता है कि स्विगी और जोमेटो पर आपको महंगा खाना मिलता है? अगर आपका जवाब हाँ है तो ये रिपोर्ट आपके लिए है। सरकार अपने प्लेटफॉर्म ONDC के जरिए आपकी शिकायतों को दूर करने की कोशिश किस तरह से कर रही है, देखिए इस रिपोर्ट में।
अक्सर आपने लोगों को ये कहते सुना होगा कि ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स पर सामान बाजार के कंपैरेटिवली महंगा मिलता है। स्विगी जोमेटो पर सारे कूपन्स लगा लीजिए, लेकिन फिर भी कभी कभार रेस्टोरेंट से खाना महंगा पड़ता है। ओला उबर की तो मनमानी ही अलग है। ऐसे में कमीशंस का यही बोझ घटाने के लिए सरकार ई कॉमर्स की दुनिया में एक नई क्रांति लेकर आ रही है और इस क्रांति का नाम है ONDC। आज की तारीख में अगर हमें खाना मंगवाना होता है तो हम स्विगी या जोमेटो का इस्तेमाल करते हैं। टैक्सी बुक करना हो तो ओला उबर की याद आती है। टिकट बुक करना हो तो मेक माई ट्रिप जैसे प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल करते हैं। सामान खरीदना हो तो Amazon या Flipkart जैसे प्लेटफॉर्म्स। मतलब हर जरूरत के लिए अलग ऐप, अलग प्लेटफॉर्म या वेबसाइट। लेकिन सरकार के ONDC पर आपको हर सर्विस एक ही नेटवर्क में मिल जाएगी। दरअसल ONDC पर हर सेलर और सर्विस प्रोवाइडर को एक नेटवर्क पर लाया जाता है, जिससे ग्राहक के लिए सुई से लेकर हवाई यात्रा तक की टिकट सब मिल सकती है। ज्यादा ऑप्शंस आ जाते हैं, वहां ऑटोमेटिकली रेट कम होने लग जाते हैं। ये नॉर्मल सिचुएशन है कंपटीशन का, और ये अच्छा है ग्राहक के लिए कि जहां ज्यादा चॉइसेस आ जाती हैं वहां पे हर एक को फिर एफिशिएंट होना जरूरी हो जाता है। दाम क्यों कम होते हैं? पहले अगर मान लो एक ही दो ऑप्शन है तो मैं लापरवाह भी हो सकता हूँ, मेरे कॉस्ट बढ़ गए तो मैंने वो कॉस्ट चिपका दिया कस्टमर को, और कस्टमर को देना ही पड़ रहा है। हर विक्रेता के एक ही प्लेटफॉर्म पर होने से मोनोपोली बनाने वाले प्लेटफॉर्म्स की मनमानी कम होगी। ONDC पर एक बड़ी सुरक्षा डेटा से भी जुड़ी हुई है। आज अगर हम एप्स का इस्तेमाल करके रेस्टोरेंट से खाना मंगवाते हैं तो ये प्लेटफॉर्म हमारा डेटा रेस्टोरेंट ओनर से शेयर नहीं करते। दरअसल हमारे इसी डेटाबेस का हवाला देते हुए फूड डिलीवरी एप्स रेस्टोरेंट मालिकों से मनमानी कमीशन वसूलते हैं, जिस वजह से होटल और रेस्टोरेंट मालिक काफी परेशान हैं। इसी तरह कैब एग्रीगेटर्स में टैक्सी ड्राइवर की मनमानी भी खत्म होगी, क्योंकि ONDC पर डेटा मास्किंग नहीं होगी। कुल मिलाकर ONDC में हर छोटा विक्रेता भी ई कॉमर्स की दुनिया से आसानी से जुड़ेगा और अपना सामान या सर्विस बेच पाएगा, और इसी वजह से आएगी एक डिजिटल क्रांति। एकता सूरी, जी मीडिया, मुंबई। भारतीय लोग अपने मोबाइल फोन और उनके ब्रांड्स को अपग्रेड करने में लगभग पूरी दुनिया से आगे हैं, और इसी पर एक सर्वे की रिपोर्ट लेकर हमारे साथ हैं आशीष। देखिए, एक बहुत इंटरेस्टिंग सर्वे हाथ लगा है जिसमें कहा गया कि भारत में अगर आप देखें तो लोग बहुत तेजी से अपने मोबाइल फोन्स को बदलते हैं और अपग्रेड करते हैं। इस सर्वे के मुताबिक अगर आप देखें तो 28% जो मोबाइल फोन यूजर्स हैं उन्होंने कहा है कि जो अगला फोन लेंगे वो दूसरे ब्रांड का लेंगे। 33% ने कहा कि इसी ब्रांड का जो यूज कर रहे हैं, इस्तेमाल कर रहे हैं, उसी ब्रांड का लेंगे, लेकिन अपने फोन को काफी हद तक अपग्रेड करेंगे। 28% ऐसे जो पूरी तरीके से ब्रांड लॉयल। और भारत में अगर आप देखें तो औसतन हर व्यक्ति 2 साल में अपना मोबाइल फोन बदल लेता है। और खास बात अगर आप देखें तो दुनिया भर में, इनफैक्ट पश्चिमी देशों के मुकाबले देखें तो भारतीय जो है अपने मोबाइल फोन को बड़ी तेजी से बदलते हैं। जैसे कि मैं आपको बता रहा था कि यूरोप है, अमेरिका है, ऑस्ट्रेलिया है, यहाँ पर अगर आप देखें तो केवल 8 से लेकर 11% यूजर जो उपभोक्ता हैं ऐसे होते हैं जो अपने मोबाइल फोन को बदलते हैं। बाकी सबकी जो ब्रांड लॉयल्टी होती है मोबाइल फोन्स के लिए काफी ज्यादा होती है। और उसके लिए पीछे कारण ये भी हो सकता है कि भारतीयों के पास मोबाइल फोन्स के लिए विकल्प काफी ज्यादा है, क्योंकि अगर आप एंड्रॉइड की रेंज देखें तो काफी ज्यादा है। शाओमी का करीब 26% का मार्केट शेयर है, वीवो का 17% है, सैमसंग का 16.5% है, रियलमी 13%, ओप्पो 12%। और ब्रांड लॉयल्टी की बात आती है तो आपके दिमाग में आईफोन तो आ ही गया होगा, लेकिन यहाँ पर अगर आप देखें तो करीब सिर्फ 4% का मार्केट शेयर ही एप्पल भारत में ओन करता है। यानी एंड्रॉइड में ज्यादा विकल्प होने के कारण भारतीय जो है बड़ी तेजी से अपने फोन को जो है अपग्रेड करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। सरकार लोक अदालत में लंबित पड़े मामलों का तत्काल समाधान करने की तैयारी में है, और इसके लिए उपभोक्ता मामलों का मंत्रालय 12 नवंबर को लोक अदालत लगाएगा। अब तक इसके लिए सरकार ने 4,91,000 से ज्यादा SMS भेजे हैं, और इसके साथ ही 86,000 से ज्यादा ईमेल भेजे गए हैं। इनमें से 2,994 कंसेंट मिल भी चुके हैं। हर महीने जिला और राज्य स्तर पर लगातार इसी तरह कंज्यूमर ग्रीवांसेस को हल करने के लिए अदालतों का आयोजन किया जाएगा। बच्चों में बहुत जरूरी विटामिन की कमी, और इसको लेकर एक चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आई है। महाराष्ट्र में 67% से ज्यादा बच्चे विटामिन डी की कमी से जूझ रहे हैं। वहीं गुजरात, पंजाब, असम में भी यह आंकड़ा 65% के पार है। आखिर बच्चों को क्यों नहीं मिल पा रही है विटामिन डी की पर्याप्त खुराक, और इसके क्या असर हो सकते हैं, देखिए इस रिपोर्ट में। बढ़ते बढ़ते बच्चों की सेहत पर खतरा मंडरा रहा है।
विटामिन डी की पर्याप्त खुराक नहीं मिलने से बच्चों की हड्डियां कमजोर हो रही हैं। जिस समय बच्चों के खेलने कूदने के दिन होते हैं, उनमें मानसिक विकास के साथ साथ शारीरिक विकास होना चाहिए। वो विटामिन डी की कमी के चलते मांसपेशियों और अंडरवेट की समस्या से जूझ रहे हैं। हड्डियां कमजोर होने से जरा सी चोट लगने पर फ्रैक्चर हो जा रहे हैं। हाथों और पैरों की उंगलियों में टेढ़ेपन की शिकायत आ रही है। एक स्टडी में चौंकाने वाला खुलासा हुआ है कि देश के 58% बच्चे विटामिन डी की कमी की समस्या से जूझ रहे हैं। ये स्टडी पुणे की एक रिसर्च इंस्टीट्यूट के अलावा पुणे यूनिवर्सिटी और यूके के एक बाल अस्पताल ने मिलकर की है। इस स्टडी में देश के तमाम राज्यों के 2500 बच्चों को शामिल किया गया। स्टडी में एक चौंकाने वाली बात ये सामने आई कि इसमें शामिल केवल 10% स्कूली बच्चे ही पर्याप्त मात्रा में विटामिन डी की खुराक ले रहे हैं। विटामिन डी की कमी की बात करें तो सबसे ज्यादा खराब हालत महाराष्ट्र की है। यहाँ करीब 67% बच्चे और टीनेजर्स विटामिन डी की कमी से जूझ रहे हैं। कुछ ऐसे ही हाल गुजरात, पंजाब और असम का है। यहाँ भी 65% के करीब बच्चे और किशोर विटामिन डी की कमी के शिकार हैं। तमिलनाडु और छत्तीसगढ़ की बात करें तो बाकी राज्यों की तुलना में यहाँ हालात कुछ नियंत्रण में है। तमिलनाडु में यह आंकड़ा 55% और छत्तीसगढ़ में 60% का है। सबसे पहले विटामिन डी की कमी के कारणों को समझते हैं। बदलती लाइफस्टाइल के चलते बच्चे धूप का सेवन बहुत कम कर पा रहे हैं। महानगरों में अपार्टमेंट कल्चर के चलते खेलने कूदने के लिए मैदानों की भारी कमी है। ऐसे में अधिकतर बच्चे घर पर मोबाइल पर ज्यादा समय बिताते हैं। इसके अलावा जंक फूड विटामिन डी की कमी का बड़ा कारण है। बच्चों में विटामिन डी की कमी से इम्यूनिटी कमजोर पड़ने के साथ जल्दी थकावट आती है। बच्चे जल्दी बीमार पड़ने लगते हैं, शरीर की हड्डी कमजोर हो जाती है और दांतों में दर्द बना रहता है। विटामिन डी की कमी को पूरा करने के लिए बच्चों को खाने में दूध, दही, मक्खन, घी, अंडा, पनीर, पालक, मशरूम, मछली देनी चाहिए। इनके खाने से बच्चों की हड्डियों के साथ साथ रोग से लड़ने की क्षमता भी बढ़ती है। एक नवजात बच्चे को जहां विटामिन डी के 1000 से 1500 आयु यानी कि इंटरनेशनल यूनिट की जरूरत होती है, तो 1 से 8 साल के बच्चे को 2500 से 3000 आयु और 9 साल के ऊपर के बच्चे को विटामिन डी की 4000 आयु खुराक की जरूरत होती है। ऐसे में अगर बच्चों को हेल्दी रखना है तो उन्हें सुबह की धूप लेने दें। खाने में दूध, दही, पनीर के साथ सब्जियों में खासकर गाजर, ब्रोकली और पालक जरूर दें। इसके अलावा अगर कोई नॉनवेज है तो खाने में अंडा और मछली का सेवन भी विटामिन डी की कमी को पूरा करता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और जौनपुर से एक दर्दनाक वीडियो सामने आया है जहां रामलीला मंच पर भगवान शिव का किरदार निभा रहे एक कलाकार को हार्ट अटैक से मौत आ गई। कहते हैं मौत कब किसको अपने शिकंजे में ले ले कोई नहीं जानता। रामलीला में भगवान शिव का किरदार निभा रहे कलाकार के साथ ठीक ऐसा ही हुआ। तस्वीरें फिर से देखिए। मंच पर भगवान शिव की आरती उतारी जा रही है। सभी भक्तिमय माहौल में सराबोर हैं और अगले पल जो होने वाला है उसकी किसी को भी खबर नहीं। आरती शुरू होने के महज 35 सेकंड बाद अचानक शिवजी बने राम प्रसाद एकाएक जमीन पर गिर जाते हैं। किसी को कुछ समझ नहीं आता कि आखिर राम प्रसाद को क्या हुआ और वो गिरे कैसे। आनन फानन में राम प्रसाद को उठाया गया और उन्हें पहले मछली शहर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, लेकिन वहां कोई डॉक्टर नहीं मिला। इसके बाद उन्हें एक प्राइवेट अस्पताल ले जाया गया। वहां डॉक्टरों ने इन्हें मृत घोषित कर दिया। आरती के समय शंकर भगवान का पाठ मतलब शुरू हुआ, तभी मेरे चाचा का अटैक आ गया, गिर पड़े नीचे। तो मैंने मतलब पब्लिक यहाँ पर जो थे भाई बंधुओं सब लेकर उनको लेकर भागे मछली शहर डॉक्टर के पास। डॉक्टर ने उनको जवाब मृत्यु घोषित कर दिया। राम प्रसाद के परिवार वालों का रो रो कर बुरा हाल है। हर कोई हैरान है कि अचानक राम प्रसाद की मौत कैसे हुई। डॉक्टरों के मुताबिक राम प्रसाद की मौत की वजह हार्ट अटैक है। राम प्रसाद की मौत के बाद इस साल की रामलीला को स्थगित कर दिया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। उत्तर प्रदेश में पिछले कुछ दिनों से लगातार हो रही बारिश आफत बन गई है। कहीं सड़कें
नदियां बन गई हैं तो कहीं अधिकारियों को कार्यालय ही पानी में जो कार्यालय है वो डूब गए हैं। खासकर नदियों के आसपास के इलाकों पर बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है। यूपी में 2 दिनों से हो रही बारिश से गलियों से लेकर सड़कों तक पानी में डूबे हुए हैं। जाते हुए मॉनसून ने ऐसा कहर ढाया कि बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए हैं। सड़कों पर बने गड्ढे इस बारिश में सबसे ज्यादा मुसीबत बने हुए हैं। सबसे पहले सीतापुर का ये वीडियो देखिए, जो इतना बताने के लिए काफी है बारिश के कारण यहाँ की सड़कों का क्या हाल हो गया है। बाढ़ग्रस्त इलाकों का दौरा कर रहे डीएम का काफिला लौट रहा था, तभी गाड़ियों से बचने की कोशिश में सवारियों से भरा ई रिक्शा बीच सड़क पर पलट जाता है। लेकिन चौंकाने वाली तस्वीर तब सामने आती है जब डीएम का काफिला बिना रुके वहां से आगे निकल जाता है। न अधिकारी की गाड़ी रुकी न काफिला। ये तो हुई सड़कों की बात, लेकिन यूपी में बारिश के पानी से सिर्फ सड़कें ही नहीं बल्कि सरकारी दफ्तर भी परेशान हैं। बलरामपुर की ये तस्वीर देखिए। यहाँ बाढ़ सिर्फ सड़कों और गांवों में ही नहीं बल्कि जिला मुख्यालय और पुलिस कार्यालय तक पहुंच गई है। लोगों को सुरक्षित जगहों पर ले जाने के लिए एसडीआरएफ की टीम भी तैनात कर दी गई है। अयोध्या में तेज बारिश के बाद सरयू नदी ने रौद्र रूप ले लिया है। सरयू का भी जलस्तर अब खतरे के निशान को पार करते हुए 75 सेंटीमीटर ऊपर पहुंच गया है। यूपी से सटे उत्तराखंड में भी भारी बारिश लोगों के लिए परेशानी बन गई है। उधम सिंह नगर में प्रशासन ने नदी किनारे बसे गांव का दौरा किया और इन गांवों को खाली कराने का आदेश जारी कर दिया है। शाहजहांपुर से शिव कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और अब वो खबर जिसे देखकर हर हिंदुस्तानी का सीना गर्व से चौड़ा हो जाएगा। आज एक बार फिर से देश के वायु वीरों ने पराक्रम के आसमान में शौर्य की उड़ान भरी। उधमपुर में वायुसेना के शानदार एयर शो ने सबका मन मोह लिया। इसमें राफेल, सुखोई समेत कई लड़ाकू विमान शामिल रहे। ये वायुसेना का प्रचंड पराक्रम है जिसने पाकिस्तान की नींद उड़ा दी है। ये देश के वायु वीरों का शौर्य है जिसके आगे दुनिया की बोलती बंद हो जाती है। जम्मू कश्मीर के उधमपुर एयरफोर्स स्टेशन में वायुसेना ने शानदार शक्ति प्रदर्शन किया। इस एयर शो में वायुसेना के आधुनिक और शक्तिशाली लड़ाकू विमान शामिल हुए। वायुसेना की शान कही जाने वाले सुखोई ने आसमान में पराक्रम का नया अध्याय लिखा। पाकिस्तान की सीमा के पास रणवीर रफाल की गर्जना एक चेतावनी थी। अगर किसी ने भारत की सरहद की तरफ आंख उठाकर देखा तो उसकी खैर नहीं। एयर शो में अपाचे और चिनूक हेलीकॉप्टर्स ने भी अपना दमखम दिखाया और देशवासियों को यह भरोसा भी दिलाया कि वायुसेना दुश्मन की किसी भी चुनौती का मुंह तोड़ जवाब देने में सक्षम है। सुखोई और रफाल जैसे शक्तिशाली फाइटर जेट्स की उड़ान ने एक बार फिर वायुसेना की शक्ति का उद्घोष किया। वायुसेना के एयर और स्टैटिस्टिकल डिस्प्ले में वायुसेना के नए और पुराने विमानों के बीच गजब का तालमेल देखने को मिला। AN-32 से आकाश गंगा की टीम की स्काई डाइविंग से फ्लाई पास्ट शुरू हुआ। रक्षा क्षेत्र में देश आत्मनिर्भरता की दिशा में मजबूती और सफलता के साथ कदम बढ़ा रहा है। वायुसेना में हाल में स्वदेशी हल्के लड़ाकू हेलीकॉप्टर चंड को शामिल किया गया। वायुसेना के आत्मनिर्भर आत्मविश्वास की झलक एयर शो में भी देखने को मिली। इस विशेष एयर शो का आयोजन उधमपुर में जम्मू कश्मीर और लद्दाख के AOC मुख्यालय की स्थापना की डायमंड जुबली के मौके पर किया गया, जिसे देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग मौजूद थे। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। पाकिस्तान में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। यहाँ एक तरफ पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है तो वहीं मौजूदा सरकार पर बाढ़ राहत कार्यों में भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं।
पाकिस्तान से दो बड़ी खबरें हैं। पहली बड़ी खबर ये कि इमरान खान पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है और दूसरी बड़ी खबर ये कि बाढ़ घोटाले को लेकर अमेरिका ने पाकिस्तान को कड़ी फटकार लगाई है। गिरफ्तारी से बचने के लिए इमरान खान अग्रिम जमानत की मांग को लेकर इस्लामाबाद हाईकोर्ट पहुंचे थे। वहां पत्रकारों ने उनसे विदेशी फंडिंग से जुड़ा सवाल पूछा। जवाब में इमरान विरोधी पार्टी और मुख्य चुनाव आयुक्त पर बरस पड़े। हाईकोर्ट से इमरान खान को मंगलवार तक के लिए अग्रिम जमानत मिल गई, यानी इमरान पर गिरफ्तारी की जो तलवार लटकी थी वो मंगलवार तक के लिए टल गई। पाकिस्तान में बाढ़ घोटाला, अमेरिका आग बबूला। बाढ़ राहत के नाम पर अमेरिका ने पाकिस्तान को $5.5 करोड़ से भी ज्यादा की मदद की थी। पाकिस्तान को उन पैसों से बाढ़ पीड़ितों के लिए काम करना था, लेकिन आरोप है कि बाढ़ राहत के नाम पर जुटाए गए पैसों में से मोटा हिस्सा किसी और काम में लगा दिया गया। ये खबर जब व्हाइट हाउस तक पहुंची तो अमेरिका पाकिस्तान पर भड़क गया। अमेरिकी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता नेड प्राइस का ये बयान सुनिए। This is something we take very seriously, not only in Pakistan, but anywhere around the world where American taxpayer dollars are implicated, and when there is an urgent humanitarian interest at stake, which is clearly the case in terms of the response to the flooding in Pakistan. बाढ़ घोटाले की जांच के लिए अमेरिका ने कमेटी बनाई और उसे पाकिस्तान के बलूचिस्तान और सिंध समेत उन इलाकों में भेजा जहां पर बाढ़ आई थी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। इंडिया 360 में आज बस इतना ही। इजाजत दें। #ZIndia360 पर कोई राय और कोई सुझाव हो तो जरूर भेजिए। नमस्कार।